बोर्ड एग्जाम 2026 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे। यानी कि दोस्तों हम उन प्रश्नों को कवर करेंगे, उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी उम्मीद है, पूरे चांस हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए जिससे कि दोस्तों आपको समझ में आ जाए कि किस तरह के सवाल आखिर बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक एक करके सवालों को सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए जिससे कि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए और आपको अंदाजा लग जाए कि सर इस तरह के सवाल तो जरूर ही आते हैं, है ना। हो सकता है जो मैं यहाँ पर बताऊं दोस्तों वो भी आपको सवाल देखने को बोर्ड एग्जाम में मिल जाए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला सवाल हमारा है कि 1 से 15 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको पता होगा सर समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पर आप सीख जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं दोस्तों। इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, 1 नंबर का भी आ सकता है विकल्प वाला, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर कहा गया है कि 1 से लेकर 15 तक की धनात्मक सम संख्याओं का क्या है, समांतर माध्य। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमें धनात्मक सम संख्याओं को ही केवल लेना है, 1 से 15 तक की जितने भी हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या लिखेंगे सर, यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। और यहाँ पर हम दोस्तों उन संख्याओं को ले लेंगे जो कि इसके बीच में आएगी, 1 से लेकर जो 15 तक, ठीक है। 1 से 15 तक की धनात्मक सम संख्या, ठीक है। धनात्मक सम संख्याएं दोस्तों पूछ रहा है, धनात्मक सम संख्याएं, ठीक है। तो धनात्मक सम संख्याएं दोस्तों हम लेंगे, सम संख्याएं क्या हो जाएंगी देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों सम संख्या हमारी क्या हो जाएगी, यानी धनात्मक सम संख्या हो जाएगी हमारी क्या, 2, ठीक है। एक तो विषम संख्या है तो एक को नहीं लेंगे, सबसे पहले हो जाएगी 2। 2 के बाद दोस्तों क्या आएगा, 3। 3 विषम संख्या है, 3 को छोड़ देंगे, हमें सम संख्याएं लेना है वो भी धनात्मक, ठीक है। 3 के बाद आता है दोस्तों 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। इसके बाद क्या हो जाएगी, 5 भी नहीं है, 5 विषम है, तो हमें क्या करना है, सम लेना है। तो 5 के बाद आएगा 6, फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 के बाद आएगा 8, 8 के बाद दोस्तों आ जाएगा हमारा 10, और 10 के बाद दोस्तों क्या आ जाएगा देखिए, 10 के बाद आएगा 11 विषम है तो 12 आ जाएगा, 12, फिर आ जाएगा दोस्तों 14, ठीक है, 14। और 15 तक ही पूछ रहा है तो 15 से आगे नहीं जाना है। 15 क्या है दोस्तों, विषम संख्या है तो 15 को नहीं लेंगे। तो यहाँ पर आपको गिनना है कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 और 6 1 7, ठीक है। चलिए अब समांतर माध्य का फार्मूला लगाते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से। समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। यानी कि जितने भी पद हैं उन सभी को आपस में जोड़ दो और जो पदों की संख्या है उसको बटे में लिख दो। यहाँ पर सूत्र लिखते हैं दोस्तों, समांतर माध्य बराबर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि समांतर समांतर माध्य बराबर क्या होता है सर, पदों का योग, ठीक है, या कहें सिग्मा एक्स, ठीक है। पदों का योग, पदों का योग कर लीजिए दोस्तों, और पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। मैं आपको विस्तार से समझा रहा हूं दोस्तों जिससे कि हर बच्चे को समझ में आ जाए, किसी के ऊपर से ना निकले, ठीक है। चाहे मैथ में कमजोर यानी कितना भी कमजोर बच्चा क्यों ना हो। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, अब देखिए सभी को क्या करेंगे, पदों का योग यानी पदों को जोड़ लेंगे। तो 2 4 है ना, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14, यानी सभी को क्या करना है, जोड़ लेना है सर। तो हमने इन सभी को क्या किया, जोड़ लिया, ठीक है। और बटे में दोस्तों क्या है, हमारा पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी है, मैंने आपको अभी बताया सर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर जोड़ते हैं सर, 2 और 4 कितना हुआ, 6, 6 6 12, 12 और दोस्तों कितना है 8, 12 8 हो जाएगा 20, 20 में 10 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 में कितना जोड़ेंगे दोस्तों, 12 जोड़ेंगे 42 हो जाएगा, और 42 में कितना जोड़ेंगे दोस्तों हम, 14, ठीक है। तो 42 पहले 10 जोड़ते हैं, 42 और 10 52, 52 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे क्या, बराबर में 56, और बटे में दोस्तों हमारा है 7, है ना। बटे में क्या है, ये 7 है। तो इसको काटेंगे, अगर कटता है तो 7 एकम 7, और 7 अट्ठे कितना होता है, 56, ठीक है। 7 अट्ठे होता है 56। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर आ गया है
8/1 बटे में 1 लिखे ना लिखे, हमारा समांतर माध्य निकल के आ गया है सर, कितना है 8। ठीक है, तो इस तरह से हमें कर लेना है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये पहला सवाल समझ में आ गया होगा। इस तरह के सवाल दोस्तों बहुत भी बन सकते हैं। ठीक है, तो 10 तक भी पूछ सकता है कि 1 से लेकर 10 या 20 30, है ना, तो कुछ भी पूछ सकता है। आपको क्या करना है, केवल फार्मूला याद रखना है और ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पर क्या पूछ रहा है, धनात्मक सम संख्या पूछ रहा है या विषम संख्या पूछ रहा है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है हमारा, यदि 3tan स्क्वायर 30 अंश माइनस में है 1 बराबर में है tan थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी थीटा की वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि थीटा का मान निकल के क्या आएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, यहाँ पर जो tan 30 है ना, tan स्क्वायर 30 अंश है, इसका मान हमें पता होना चाहिए। और बाद में दोस्तों क्या होगा, बहुत ही आसानी से इसका मान निकल के आ जाएगा थीटा का। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, tan 30 अंश का मान हमें पता होना चाहिए। tan 30 का मान होता है 1/√3। यानी कि दोस्तों आपको सारणी याद होनी चाहिए, है त्रिकोणमिति जो सारणी होती है वो हमें पता होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के सवालों को, है ना। और इस तरह के सवाल भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के, है ना, 4 नंबर के जो भी है वो पूछे जाते हैं। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे सर, हल। यहाँ पर दोस्तों में दिया क्या है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया है। ठीक है, क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर हमें दिया है कि 3tan स्क्वायर 30 अंश, है ना, और माइनस में क्या है 1 बराबर में दोस्तों है tan थीटा, बराबर में है tan थीटा। यानी थीटा का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या है 3 और इसके गुणा में दोस्तों क्या है, ये क्या है एक दूसरे के गुणा में है 3 और गुणा में है tan स्क्वायर 30 अंश। तो गुणा लगाएंगे और tan स्क्वायर 30 अंश, यानी tan 30 का मान दोस्तों क्या होता है 1/√3। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बटे में √3। अब दोस्तों इसका स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसका वर्ग है यहाँ पर तो इसका भी वर्ग कर देंगे। केवल दोस्तों tan 30 का मान होता है, ठीक है, tan 30 का मान होता है कितना होता है 1/√3। यहाँ पर क्या है स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर हम कर देंगे। ठीक है, चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, माइनस में क्या है 1 है। ठीक है, माइनस में क्या चल रहा है हमारा दोस्तों 1 चल रहा है और बराबर में है tan थीटा। अब क्या करेंगे सर, यहाँ से देखिए यहाँ पर 3 गुणा में ऐसा ही रहेगा अभी। अब इसका वर्ग करेंगे यानी इसका स्क्वायर खोलेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा दोस्तों, है ना, और √3 का स्क्वायर यानी √3 गुणा √3 दो बार लिखेंगे तो रूट से रूट हट जाएगा, केवल 3 आ जाएगा। कितना आएगा सर, क्या केवल 3, तो केवल 3 लिखेंगे, माइनस में है 1 और बराबर में है दोस्तों हमारा tan थीटा। ठीक है, tan थीटा हो गया। चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, देखिए ये क्या है ऊपर है और ये क्या है नीचे है, तो ऊपर नीचे हम संख्याओं को काट सकते हैं, है ना। तो 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से काट लेंगे, 3 एकम 3 3 एकम 3। अब यहाँ पर दोस्तों क्या बचा, 1 गुणा 1, है ना, ऊपर क्या कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 के गुणा में 1 है, 1 की गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं, यहाँ पर बचा 1, है ना, यहाँ पर क्या बचा 1 बचा। ठीक है, 1 की गुणा 1 से करेंगे 1 ही रहेगा, माइनस में दोस्तों हमारा ये वाला 1, ये वाला 1, तो माइनस में क्या है दोस्तों हमारा 1 है ना, और बराबर में दोस्तों हमारा क्या है tan थीटा, tan थीटा। अब एक में से एक जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा शून्य, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 और बराबर में है हमारा tan थीटा। अब यहाँ पर सर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 0 किसका मान होता है, क्योंकि हमें tan को छोड़ना है ना, हमें क्या करना है tan को छोड़ना है, केवल थीटा का मान हमें चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर सोचेंगे कि tan में किसका मान होता है 0, तो tan 0 का मान 0 होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्या tan 0 अंश का मान दोस्तों होता है 0। tan 0 अंश का मान क्या होता है 0 होता है सर, है ना, देख लेना आप अगर आपको याद ना हो तो। और इसके बाद क्या है tan, यहाँ पर दोस्तों क्या चल रहा है हमारा tan थीटा, tan थीटा। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, देखिए tan से tan हट जाएगा, केवल क्या बचेगा 0 अंश और थीटा। ठीक है, यानी थीटा बराबर दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा 0 अंश, है ना, चाहे इसको इधर लिख लो या इधर लिख लो, बात एक ही है, बराबर के दोनों तरफ हम लिख सकते हैं। यही दोस्तों क्या है थीटा का वैल्यू निकल के आ गया। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो आई होप कि दोस्तों आपको दूसरा सवाल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
तो यहाँ पर दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि बिंदुओं 3,2 और 5,7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए सर। यहाँ पर आपको कुछ याद आया होगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, है ना। तो अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पर मैं आपको सिखा दूंगा कि ये फार्मूला कैसे लगाया जाता है। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, जो पहला बिंदु हमारा होता है इसको मान लेते हैं x1 y1, और जो यहाँ पर दूसरा होता है इसको हम मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, वैसे दोस्तों आप कुछ भी मान सकते हैं, इसको चाहे आप x1 y1 मान लीजिए या इसको x2 y2, है ना, कुछ भी आप मान सकते हैं आगे पीछे करके। ठीक है, फार्मूले से यानी हमारा आंसर वही निकल के आएगा। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ पर लिखा हमने हल, और यहाँ पर दोस्तों क्या लिखेंगे, माना x1। ठीक है, पहले को मान लेंगे x1 y1, x1 यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, थोड़ा बड़ा लिखते हैं दोस्तों जिससे कि आपको अच्छा दिखे। ठीक है, x1 और क्या है दोस्तों y1, इसको मान लेते हैं, किसको मानेंगे, 3,2 को। ठीक है, 3,2। तो इसके बाद x2 और y2 किसको मानेंगे सर, इसको मान लेते हैं 5,7, तो इसको मान लिया x2 y2। ठीक है, अब क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे सर, बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। तो यहाँ पर लिखा हमने, चूंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है दोस्तों, फार्मूला क्या होता है उसको लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, अंडर रूट में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस में दोस्तों होता है y2 और माइनस में होता है y1 का होल स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा सर, पूरे का क्या है, रूट है। ठीक है, अंडर रूट है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, जो जो हमारी वैल्यू है हमने जो माना है वहां पर हम रख देंगे उठा के। ठीक है, पहले यहाँ पर रखेंगे फिर यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों पूछ रहा है क्या, x2। ठीक है, x2 की जगह पर क्या रखेंगे, x2, देखिए x2 की जगह पर क्या है 5, है ना, और ये y2 क्या है 7 है, तो x2 की जगह पर रखेंगे 5, और यहाँ पर क्या है x1, माइनस में क्या है x1, तो x1 का मान दोस्तों क्या है, पहले जो वैल्यू दी होती है वो x की होती है, दूसरी वाली y की होती है। तो पहली वाली वैल्यू क्या है दोस्तों हमारी 3 है, यानी x1 का मान क्या है 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, और इसका दोस्तों क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर करेंगे, प्लस में दोस्तों क्या है, देखिए प्लस में y2 की जगह दोस्तों क्या रखना है, y2 का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर y2 का मान यानी बाद वाला है ये 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7, और माइनस है तो माइनस, y1 की जगह दोस्तों क्या है, तो y1 की जगह क्या है, देखिए y1 की जगह 2। ठीक है, ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y2 का मान है। ठीक है, तो y1 की जगह दोस्तों हम रखेंगे 2। ठीक है, y1 का मान कितना है, 2 है, और इसका भी दोस्तों क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे सर, घटाएंगे यहाँ पर क्या करेंगे, हम घटाएंगे, 5 में से दोस्तों 3 जाएगा, कितना बचेगा बताइए सर, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा ना सर, तो यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, और इसका क्या है स्क्वायर है, तो इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। प्लस में दोस्तों क्या है 7 माइनस 2, 7 में से 2 घटाइए सर, कितना बचेगा, 5 बचेगा ना, तो 5 लिखेंगे यहाँ पर, और इसका भी दोस्तों क्या है स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, सिंपल। अब क्या करेंगे सर, यहाँ पर अंडर रूट लगाएंगे, 4 का यानी सॉरी 2 का वर्ग कितना होता है 4, यानी 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, 2 का वर्ग 4, प्लस में दोस्तों 5 का वर्ग 25 होता है, तो 25 लिखेंगे, तो 5 का स्क्वायर हमने 25 लिखा। समझ में आ गया सर। अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, यानी 4 और 25 को जोड़ेंगे, ये प्लस है ना, तो जुड़ जाएगा 25 और 4 29, तो अंडर रूट में आ जाएगा 29। और दोस्तों देखिए दूरी क्या होती है, मात्रक में होती है। ठीक है, ऐसे अगर आप छोड़ देंगे तो आपका नंबर कट जाएगा सर। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं छोड़ना है, क्या करना है, मात्रक या इकाई लगा लेना है। दूरी क्या होती है, मात्रक या इकाई में होती है। तो यहाँ पर हमने लिखा क्या है, अंडर रूट 29 मात्रक। ठीक है, या इकाई, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, और यही दोस्तों क्या हमारा राइट आंसर है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये सवाल जो है बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर दोस्तों कोई भी दो बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, आपको इसी तरह से पूछा जाएगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना, जो जो बिंदु दिए गए हैं इनके बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो आपको क्या करना है, सिंपल फार्मूला याद रखना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, अगर दोस्तों विकल्प वाला क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये सब कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको फार्मूला लगाना है, और वहां पर x2/2 क्या करना है, उनके मान रख देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है हमारा कि संख्या 324 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए सर। दोस्तों इस तरह के सवाल भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, 1 नंबर में, 2 नंबर में। जब 1 नंबर का आएगा तो विकल्प वाला आएगा, ठीक है,
और 2 नंबर का आएगा तो आपको उसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि सर इसका अभाज्य गुणनखंड ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें विकल्प वाला नहीं दिया गया है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा दिखाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर कोई भी संख्या आ सकती है ना, कोई भी संख्या हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, संख्या को उठाएंगे डायरेक्ट और इसके अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। कैसे करते हैं देखिए सर, यहाँ पर लिखेंगे क्या, हल। यहाँ पर लिखा हल, संख्या दोस्तों हमारी है 324। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड करना है सर। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लास्ट में क्या इसका सम संख्या है ना, तो 2 से लगाएंगे। ठीक है, 2 से लगा के देखते हैं, तो 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, यहाँ पर 3 है, 2 एकम 2, 1 बचा, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 12, 12 हो जाएगा, 2 छंग 12। अब इसके बाद दोस्तों 2 दूनी होता है 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कट के आ गया 162, यानी 324 का आधा करेंगे सर, कितना आएगा, 162 ही आएगा ना। तो अब क्या करेंगे देखिए, फिर से 2 से लगाएंगे, तो 2 अट्ठे होता है 16, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। अब क्या करेंगे सर, अब तो 2 से नहीं लगेगा, लास्ट में विषम संख्या है। चलिए 3 से लगा के देखते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले ट्राई करना है, 2 से लग रहा है या 3 से लग रहा है, 5 से लग रहा है, 7 से लग रहा है, तो आपको ऐसे लगा के देखना है। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे सर, 3 से लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो 3 से लगाएंगे, 3 दूनी होता है 6, 3 दूनी होता है 6, यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा ना, 8 है, तो 2 और 1 21 हो जाएगा, तो 3 सत्ते 21। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, 3 से लगाएंगे फिर से, तो 3 नेम 27, फिर से 3 से लगाएंगे, 3 तियां 9। ठीक है, 3 तियां 9। अब लास्ट में दोस्तों 3 आ गया है, 3 एकम 3 ही होता है ना। तो हमारी अभाज्य गुणनखंड दोस्तों क्या बनेंगे देखिए, यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, अतः अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अतः अभाज्य गुणनखंड दोस्तों जो भी हैं संख्याएं, यहाँ पर जो भी नंबर हैं, इन सभी को हम लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर क्या है 2, यानी 2 2 बार है, तो 2 गुणा 2 हो गया, और 3 कितनी बार है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, तो 3 क्या है दोस्तों 4 बार है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में 3। तो यहाँ पर दोस्तों इसके अभाज्य गुणनखंड ये निकल के आ गए। अगर दोस्तों हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो सर हमें इतना ही मिल जाएगा 324। ठीक है, तो हमसे पूछा है इसके अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आगे देखिए। 2 2 बार है, तो 2 को हम इसकी पावर के रूप में लिखेंगे, 2 की घात 2 है ना, 2 की यानी 2 गुणा 2 का मतलब है 2 की पावर 2, इसके बाद गुणा लगाएंगे। 3 कितनी बार है, 4 बार है, तो 3 के ऊपर क्या करेंगे, 4 बार लगा देंगे, इस तरह से 3 की घात 4 हो गई, यानी 3 कितनी बार है, 4 बार है। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे तरह से ये सवाल सभी समझ में आ गए होंगे कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, और यही दोस्तों वो सवाल हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि यही सवाल आए, इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस तरह के सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, समझने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए बना के लाते रहते हैं। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।